Hi dear students and welcome to our online platform बायोकैटलिस्ट लाइफ साइंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में। तो आज के लेक्चर सीरीज में हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियस, जो कि सेल का कंपोनेंट है या सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस विच इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल, ये कहाँ पर लोकेट होता है? सेल के सेंट्रल पार्ट में लोकेट होता है। ये जो आप सेल देख रहे हो ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। और इस आप यूकैरियोटिक सेल में देख रहे हो ये वाला जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और जो यहाँ पर येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये येलो कलर वाला क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेट होता है, विच इज स्फेरिकल एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑल यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। देन मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज, जो उसके अंदर मटेरियल होता है यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है उसको स्टेन किया जा सकता है। एंड वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। तो जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट है उन्होंने स्टेन किया था और उन्होंने वहाँ पर क्रोमैटिन उसको नाम दिया था, जो कि मटेरियल है डीएनए विच इज इन द न्यूक्लियस एंड विच कैन बी स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज एक्सेप्ट मैच्योर मैमिलियन आरबीसी। तो न्यूक्लियस कहाँ पर अब्सेंट होता है? जो मैच्योर आरबीसी होते हैं मैमिलियन में उनके अंदर आरबीसी अब्सेंट होता है। एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द प्लांट, फ्लोएम वाले जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। देन एवरी लिविंग सेल हैज़ द न्यूक्लियस, इनको छोड़कर बाकी सभी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्ट्रक्चर। इसमें 4 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या न्यूक्लियर एनवलप भी हम उसको बोल सकते हैं। देन न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड द न्यूक्लियोलस। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन में बांटा जाता है। एक आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेकंड ये वाला जो है ब्लू कलर वाला ये कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों बीच के जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इतना, इसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो 2 मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस है वो क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बट आप देख रहे हो दोनों मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट होता है। एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए और प्रोटीन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोसोल। आगे भी हम देखेंगे। और ये वाला जो है ब्लैक कलर वाला जो दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है? न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको ही क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है कि डीएनए इंटरैक्टिंग विथ प्रोटीन, तो इसके साथ प्रोटीन भी इंटरैक्ट होते हैं यहाँ पर, जो कि क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्रोमैटिन यहाँ पर है न्यूक्लियोप्लाज्म में ही। और ये जो ग्रीन कलर वाला दिखाई दे रहा है ये ग्रीन कलर वाला प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। एंड दिस न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म का ही पार्ट है, बट ये क्या दिखाई देता है? डेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो ये हुआ न्यूक्लियस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होते हैं, एक
कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है या पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो कितना होता है 10 to 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होता है। ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलेमा, उसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोला जा सकता है और न्यूक्लियोलेमा। देन आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन कभी कंटिन्यू होती है ये आउटर मेम्ब्रेन और क्या बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है कंटिन्यू है और क्या बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल। देन न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। यस, ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो इंटरप्ट होते हैं, यहाँ पर पोर बनता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज होते हैं और क्या बनता है न्यूक्लियर पोर। Nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecule takes place। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या पैसेज किया जा सकता है आरएनए का। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है आरएनए। जब आरएनए बनेगा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन से, तो आरएनए जो बना है ये आरएनए उसको कहाँ पर भेज दिया जाएगा साइटोसोल में फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस। और जिस प्रोटीन की जरूरत हो न्यूक्लियस के अंदर, जो प्रोटीन बना है साइटोप्लाज्म में, उस प्रोटीन को भी उस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या पैसेज किया जा सकता है टू द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर पोर इन बोथ डायरेक्शंस। तो बोथ डायरेक्शन में ये पैसेज पॉसिबल है कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से और न्यूक्लियस से बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में। देन नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है। ये जो सारा पार्ट है जो ब्लैक कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इससे इस सेल में भी आप देख रहे हो ये जो है क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये भी है क्या, ये भी है न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और विच इज फील्ड बाय द फ्लूइड फील्ड। जो मैट्रिक्स है उसमें फ्लूइड फील्ड होता है, मैट्रिक्स फ्लूइड पाया जाता है। एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, उसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट्स केमिकल कंपोजिशन इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म, बट यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है, जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है फ्लूइड सिमिलर है, बट यहाँ पर हाई कंटेंट होता है किसका न्यूक्लियोटाइड्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कहाँ पर पाया जाता है इनटू द न्यूक्लियस। और कुछ अमाउंट में यहाँ पर आरएनए भी मिल सकते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए का, तो ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनेगा वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा सकता है। इट इज द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज एंड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस। या जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का यहाँ पर असेंबली भी होता है। तो जो राइबोसोम का असेंबली है कहाँ पर होता है इनटू द न्यूक्लियोलस, विच इज द साइट फॉर द असेंबली ऑफ द राइबोसोम्स। सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी कि जब डीएनए डुप्लीकेट होगा या डीएनए का सिंथेसिस होगा, तो डीएनए सिंथेसिस कहाँ पर होता है इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कब होगा, तो जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन के प्रोसेस में जब सेल चली जाती है, तो सेल डिवीजन में जो यस फेज होती है, यस फेज में यहाँ पर क्या होता है डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए क्या होता है डुप्लीकेट होता है।
न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। तो ये जो ग्रीन कलर वाला दिखाई दे रहा है डेंस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। और ये जो है ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट है, उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। नेक्स्ट, क्रोमैटिन। इन इंटरफेज न्यूक्लियस डीएनए इज seen as the thread like structure called chromatin और chromatin fibers। तो अगर हम इंटरफेज सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से डीएनए देखने को मिल सकता है, क्रोमैटिन फाइबर्स में या क्रोमैटिन में। तो जो डीएनए होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है, तो ये जो डीएनए है, डीएनए के साथ क्या इंटरैक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन इंटरैक्ट हो सकते हैं, उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, क्रोमैटिन का ही पार्ट है, कि डीएनए के साथ यहाँ पर प्रोटीन्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनको कहा जाता है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या है, डीएनए इंटरैक्टिंग विद द प्रोटीन। तो कौन से फेज में देखने को मिलता है आपको, इंटरफेज ऑफ द सेल। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है न्यूक्लियस का। सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो जो ह्यूमन का डीएनए है एक सेल में, अगर हम देखेंगे तो लगभग कितनी लेंथ होती है डीएनए की, 2 मीटर। तो आप देखो सेल की साइज किस काम में होती, किस रेंज में होती है, माइक्रोमीटर रेंज में। बट ये मीटर वाला डीएनए कैसे वहां पर कॉम्पैक्ट किया जाता है, तो जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो वहां पर क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इस प्रकार से, जो कि आपको यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जो डीएनए है 2 मीटर लॉन्ग, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू द 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम्स इन अ सेल। तो इस प्रकार से अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो ये झूम कर यहाँ पर है कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। और उस क्रोमोसोम को अगर हम हाईलाइट करके देखें, इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट इतना, तो यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और उसको कहा जाता है क्रोमैटिन टू फॉर्म द क्रोमोसोम। हाइयर लेवल का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक डीएनए प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। देन अगर हम इसको भी थोड़ा सा झूम करके देखें, तो इस प्रकार का आपको जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो दिखाई देता है। तो ये है, और भी इसको हम झूम करके देखें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है, ए विथ टी, एडेनिन विथ थायमिन, ग्वानिन विथ साइटोसिन। तो इतना जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, उससे क्या किया जाता है, जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है उसको रखा जाता है इनटू द सेल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्रोमैटिन फाइबर्स बिकम कंडेंस्ड टू फॉर्म थिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस हो, सोमैटिक सेल में माइटोसिस हो सकता है, या जर्म लाइन सेल हो तो वहाँ पर मियोसिस हो सकता है। तो जो मियोसिस और माइटोसिस है सेल डिवीजन के स्टेजेस, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं टू कंडेंस द 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। इस प्रकार से क्रोमोसोम वहाँ पर कंडेंस बनाया जाएगा। देन स्ट्रैकबर्गर डिस्कवर्ड दीज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रैकबर्गर ने इन 1875। देन लेटर वाल्डियर गेव द टर्म क्रोमोसोम। तो जो स्ट्रैकबर्गर है उसने क्रोमोसोम की टर्म नहीं दी थी, बट क्रोमोसोम की टर्म किसने दी, वाल्डियर ने 1888 में।
और क्यों दिया कि जो क्रोमोसोम है वो स्टेन हो सकते हैं। क्रोमा मीन्स यहाँ पर क्या है, कलर, और सोमा मीन्स द बॉडी। तो जो क्रोमोसोम है वो कलर हो सकते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है क्रोमोसोम। दे कैन स्टेन्ड विथ बेसिक डाइज लाइक फुक्सिन एंड एसेटोकार्माइन। तो ये दो यहाँ पर डाइज है या स्टेन बोल सकते हैं, ये बेसिक डाइज होते हैं। याद रखो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, उसकी वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसीलिए जो बेसिक डाइज है वो क्या कर सकते हैं, डीएनए को स्टेन कर सकते हैं। कौन कौन से है, बेसिक, फुक्सिन एंड एसेटोकार्माइन। In all eukaryotes, the nucleus contains definite number of chromosomes having definite size and shape. तो अगर हम each and every eukaryotic की बात करें तो उनके न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं और क्रोमोसोम का साइज और शेप क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। Then electron microscopic studies shows that chromatin fiber consists of string of bead-like रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डीएनए को स्टडी किया, क्रोमोसोम को, तो यहाँ पर स्ट्रिंग लाइक बीड्स दिखाई दिए। ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला इतना सा यहाँ पर जो झूम करके पार्ट है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम्स। क्या है ये, न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स में क्या क्या होता है, डीएनए तो होता है बट कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम्स, जो कि क्या करते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन द न्यूक्लियोसोम्स आर सिमिलर इन ऑल यूकैरियोट्स। तो ये जो न्यूक्लियोसोम का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इतना सा हाई झूम करके, तो जो न्यूक्लियोसोम है उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। द साइज ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी मेजर्ड एट मेटाफेज ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो जो आपको क्रोमोसोम है उसकी अगर साइज मेजर करनी है तो आप सेल डिवीजन का जो माइटोसिस है, माइटोसिस से उसकी साइज क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और अंडर द माइक्रोस्कोप आप उसकी साइज मेजर कर सकते हो। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज ऑफ 0.25 माइक्रोमीटर ऑब्जर्व इन फंजाई। जो फंजाई है उसके अंदर 0.25 माइक्रोमीटर का क्रोमोसोम दिखाई देता है, फंजाई और बर्ड्स में। और जो लार्जेस्ट है सम प्लांट्स में दिखाई देता है, लाइक द ट्रिलियम इज 30 माइक्रोमीटर। 30 माइक्रोमीटर में उनकी उसकी साइज होती है। देन ये जो न्यूक्लियोसोम है यहाँ पर, ये किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डीएनए कॉइल्ड अ कोर ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो जो न्यूक्लियोसोम है ये वाला स्ट्रक्चर, मैंने कहा था कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, बट कौन से प्रोटीन होते हैं, तो हिस्टोन के प्रोटीन होते हैं। उन हिस्टोन प्रोटीन क्या कर सकते हैं, वो डीएनए के साथ इंटरैक्ट करते हैं इन अ ऑक्टामर फॉर्म। तो कौन कौन से प्रोटीन है वो भी हम देखने वाले हैं। नेबरिंग न्यूक्लियोसोम्स आर कनेक्टेड बाय लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए। समझो ये वाला डीएनए है और इसके साथ ये न्यूक्लियोसोम है ऑक्टामर, ये है उसका ऑक्टामर, और ये यहाँ पर एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है। तो ये क्या हो सकता है कि दो न्यूक्लियोसोम क्या हो सकते हैं, लिंकर डीएनए से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ये न्यूक्लियोसोम 1 हुआ और ये न्यूक्लियोसोम 2, दूसरा यहाँ पर तीसरा भी न्यूक्लियोसोम हो सकता है, ये हुआ न्यूक्लियोसोम नंबर 3। तो इनके बीच में 2 और 3 के बीच में जो डीएनए है उसको कहा जाता है लिंकर डीएनए। और यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम में कौन से प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स में भी यहाँ पर 5 हिस्टोन टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक होता है H2A,
दूसरा होता है H2B, H3 एंड H4, और एक लिंकर हिस्टोन होता है, उस लिंकर हिस्टोन को कहा जाता है H1। यानी कि जो दो न्यूक्लियोसोम के अंदर वाला डीएनए है उस यहाँ पर ये इंटरैक्ट कर सकता है लिंकर हिस्टोन, उसको कहा जाता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो चार है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये क्या करते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। H2A इंटरैक्ट करता है H2B के साथ, H2B इंटरैक्ट करता है H2A के साथ, और H3 इंटरैक्ट करता है H4 के साथ, और H4 इंटरैक्ट करता है H3 के पास। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 हिस्टोन प्रोटीन का क्या बनता है, ऑक्टामर बनता है। Then the chromatin fibers are fundamentally consists of large molecules of DNA and many nucleoprotein। न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ होता है क्रोमैटिन फाइबर, और जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वही कौन से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। देन द प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन हो सकते हैं, एक होते हैं बेसिक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन्स आर फंक्शनल प्रोटीन्स। तो उनमें से जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो कौन से होते हैं, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स, और जो स्ट्रक्चरल होते हैं, स्ट्रक्चरल कौन से होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स है उनमें से भी बेसिक अमीनो एसिड से क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन रिच होते हैं। याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हुए हैं कि हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक, एसिडिक। देन डीएनए एंड हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म द न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो डीएनए है और इसके साथ न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि हिस्टोन इंटरैक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो हिस्टोन के 5 टाइप्स होते हैं, और उनमें से भी H1 जो लाइसिन रिच होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, उसको क्या कहा जाता है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। तो वो कौन से अमीनो एसिड से रिच होता है, लाइसिन अमीनो एसिड से। देन H2A एंड H2B आर स्लाइटली लाइसिन रिच। तो ये दोनों स्लाइटली लाइसिन रिच होते हैं, H2A एंड H2B। H3 एंड H4 आर आर्जिनिन रिच। तो जो आर्जिनिन अमीनो एसिड होता है वो किन में प्रेजेंट होता है, H3 और H4 के अंदर। देन न्यूक्लियोलस, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म का ही पार्ट है, बट यहाँ पर ये डेंस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। किसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था फर्स्ट, तो फोंटाना डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियोलस, बट नेम वाज गिवन बाय द बाउमैन। तो जो न्यूक्लियोलस नाम है वो किसने दिया था, बाउमैन ने दिया था। न्यूक्लियोलस इज अ कॉन्स्पिक्यूअस डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही देखने को मिलती है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विथ द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। याद रखो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। देन इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं और राइबोसोमल आरएनए, उनको कहा जाता है आरएनए। राइबोसोमल प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, तो राइबोसोम्स बनाते हैं। और उन राइबोसोम्स का क्या रोल होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। तो जो न्यूक्लियोसोम है यहाँ पर क्या होती है, असेंबली होती है, किसकी, असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ पर असेंबल होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स यहाँ पर दोनों असेंबल होते हैं और क्या बनाते हैं, राइबोसोम।
देन द न्यूक्लियोलस स्टोर्स द आरआरएनए मॉलिक्यूल, इसमें क्या स्टोर किया जा सकता है, आरआरएनए मॉलिक्यूल स्टोर किए जा सकते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड आरडीएनए। तो जो आरडीएनए है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ द डीएनए विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होगा ये। उसको क्या कहा जाता है, राइबोसोमल फैक्ट्री। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव साइट होती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की। यहाँ पर आरआरएनए हाईली अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं या सिंथेसिस किए जाते हैं, और यहाँ पर राइबोसोम का असेंबली होता है, इसीलिए कहा जाता है राइबोसोम का फैक्ट्री। असेंबली ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोटीन एंड आरएनए, यस प्रोटीन और आरएनए यहाँ पर बनाते हैं क्या, राइबोसोम्स। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होते हैं, और राइबोसोम्स किससे बनता है, प्रोटीन और आरएनए से। तो जिन सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हायर अमाउंट में करना है, उन सेल में जो न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियोला है उनके न्यूमरस नंबर पाए जाते हैं, और लार्ज यहाँ पर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। देन फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है। न्यूक्लियोलस इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलिंग द सेंटर ऑफ द सेल, कि न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ऑल एक्टिविटीज को ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस contains genetic information for reproduction and development of the organism। तो इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन करने के लिए जीन को आगे ट्रांसफर किया जा सकता है बाय मियोसिस, और जब गैमीट फ्यूज हो जाएंगे रिप्रोडक्शन में, हैप्लॉइड गैमीट जब फ्यूज होंगे उसके आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा उस इंडिविजुअल का। तो डेवलपमेंट होने के लिए भी जो जीन एक्सप्रेस होते हैं उसका जो डीएनए है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। देन न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, जो न्यूक्लियोलस है वहां पर राइबोसोम क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं या असेंबल होते हैं। देन न्यूक्लियस रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स एंजाइम्स। यस, कि उसको कहा जाता है जीन रेगुलेशन, बोल सकते हैं कि डीएनए लेवल पे किस तरीके से जीन को रेगुलेट किया जा सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल प्रोटीन एंड द एंजाइम। तो ये सेल के न्यूक्लियस लेवल पे ही उसको रेगुलेट किया जा सकता है। देन और भी न्यूक्लियस में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए या डीएनए का यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में और भी क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या है तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए कहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए सिंथेसिस होता है। देन एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। यस, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन ही उसका ही पार्ट है। देन न्यूक्लियस वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट देखना है हमें। देन न्यूक्लियस इज एन सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। यस, न्यूक्लियोलस लार्ज हो सकता है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है उन सेल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए ट्रू क्या है, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। नहीं, ये नहीं है।
एंड इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन है, उसको मेम्ब्रेन नहीं होता है। देन इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं है। देन इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस एक्टिव यानी कि राइबोसोम का जो असेंबली है वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोलस में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, डी। सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन डीएनए विथ हिस्टोन, यस सही बात है। क्रोमैटिन लार्ज डीएनए विथ मेनी न्यूक्लियोप्रोटीन, यस डीएनए के साथ न्यूक्लियोप्रोटीन है तो क्रोमैटिन है। साइटोप्लाज्म सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस नहीं होता डीएनए आरएनए, तो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में। तो इसका जो मिसमैच है वो क्या है, सी न्यूक्लियोप्लाज्म सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए, ये सही है। तो क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन 3 का यहाँ पर मिसमैच क्या है, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में आपको मैच करना है। देखो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है कि पैसेज करता है किसको, आरएनए को या प्रोटीन को, ये हुआ उसका सेकंड। देन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, इसका हुआ थर्ड। देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का क्या रोल है, आरएनए को सिंथेसिस करने की साइट है न्यूक्लियोलस। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है, कंटिन्यू होता है और क्या बनाता है, ईआर बनाता है। तो कहाँ पर मैच है, देखो पी का सेकंड यहाँ पर है, क्यू का थर्ड यहाँ पर है और आर का फर्स्ट यहाँ पर हो ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका मैच क्या है, ऑप्शन डी। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यस सेल की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोलस वाज डिस्क्राइब्ड बाय फोंटाना, यस फोंटाना ने ये डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड विथ बेसिक डाइज लाइक एसिटोकार्माइन, यस बेसिक डाइज से क्रोमोसोम को स्टेन किया जा सकता है लाइक एसिटोकार्माइन। क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड विथ एसिडिक डाइज लाइक एसिटोकार्माइन, एसिटोकार्माइन ये एसिडिक डाई नहीं है, ये कौन सी डाई है, बेसिक डाई है। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसका करेक्ट आंसर है डी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।